हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम गद्य खंड में संकलित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे जिनके पास हिंदी की पुस्तक है वह सभी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और उसके अंतर्गत गद्य खंड में संकलित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ को निकालकर इसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा। बच्चों, यह जो पाठ है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध विधा में लिखा गया है। किस विधा में लिखा गया है? निबंध विधा में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, पाठ जो है किस विधा में लिखा गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? निबंध। बच्चों, हम लोग मूल पाठ पर आते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं पाठ परिचय। इस निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर ना रहें एवं उद्योगों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया। बच्चों, आया समझ में? अब हम मूल पाठ पर आते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है। चूंकि ये मेले के दौरान लिखा गया निबंध था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं आज बड़े ही आनंद का, बड़ी ही प्रसन्नता का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। भारतेंदु जी का मानना है कि भारत के जो लोग हैं वो आलस्य का क्या है? शिकार है, और यहाँ जो कुछ हो जाए वही क्या है? बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी, भारतेंदु जी का कहना है कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो रेल की गाड़ी के डिब्बों के समान है। जिस प्रकार रेल की गाड़ी के डिब्बे बिना इंजन के वहीं खड़े रहते हैं, उसी प्रकार भारतीय जो है नेतृत्व करने वाले के अभाव के कारण आज भी वहीं के वहीं बने रहते हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है। बड़ी सुविधाओं वाले कंपार्टमेंट जो हैं, बड़ी सुविधाओं वाले जो डिब्बे हैं, यद्यपि इस जो हिंदुस्तानी रूपी गाड़ी है इसमें लगे हुए हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती, पर बिना इंजन के सब क्या है? बेकार है। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यदि इनको चलाने वाला मिल जाए तो ये असंभव कार्य को भी क्या कर सकते हैं? संभव कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध रहा बनवाना। यहाँ पर बच्चों एक वृत्तांत मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि का चुप साध रहा बनवाना। हनुमान जी अपनी बाल्यावस्था में बड़े ही उदंड प्रवृत्ति के ऋषियों मुनियों की वस्तुओं को क्या करते थे? फेंक आते थे। परिणाम स्वरूप क्रोधित होकर मुनिगणों ने, ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपनी शक्ति को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। जब वस्तु स्थिति का ज्ञान ऋषियों को हुआ तो उन्होंने कहा कि यदि समय आने पर इन्हें इनकी शक्ति को याद दिला दिया जाएगा तो इन्हें क्या आ जाएगी? अपनी शक्ति का स्मरण हो जाएगा। वही दशा जो हनुमान जी के साथ थी, वही दशा किसके साथ है? भारतीयों के साथ भी है। यह अपनी शक्ति को भूलकर क्या बने रहते हैं? जो है आलसी बने रहते हैं। आवश्यकता किस बात की है? कि इन्हें इनकी शक्ति का परिचय कराया जाए।
बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। अब समस्या क्या है कि जिस प्रकार हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते थे और उन्हें शक्ति का स्मरण कराना पड़ता था, उसी तरह ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो अपनी शक्ति को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो बस समस्या ये आती है कि उस शक्ति को याद कौन कराए। सो बल कौन याद दिलावे। यह हिंदुस्तानी राजे महाराजे, जिस समय बच्चों ये निबंध लिखा गया 1884 में, उस समय भारत जो था अनेक राज्यों में बटा हुआ था, राजा महाराजे थे, ठीक है, जिनको अपने कार्यों से सामान्य जनता के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तो या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, राजा महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, छूटी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को, हकीम बोलते हैं वैद्य, वैद्य मतलब चिकित्सा, हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है और कुछ बाल दौड़ थिएटर में समय लगा। थिएटर उस समय मनोरंजन का साधन होते थे, तो जो हकीम होते थे, जो चिकित्सक होते थे, वो कुछ तो सरकारी कामों में तल्लीन रहते थे और कुछ अपना समय जो था वो बाल घुड़दौड़ में अपना समय मनोरंजन में क्या कर देते थे, व्यतीत कर देते थे। कुछ समय बचा भी तो इनको क्या गरज कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वो खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। इससे पहले जो रूप लिखा जाता था वो जो था शुद्ध साहित्यिक रूप नहीं था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे उन्होंने हिंदी खड़ी बोली का सूत्रपात किया। इसी कारण जब इस पाठ को आप पढ़ रहे होंगे तो आपको व्याकरणिक अशुद्धियां देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिक दौर था जब खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली गद्य जो था वो विस्तार की ओर बढ़ रहा था। बच्चों मूल पाठ पर आते हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि उस समय जो भारतीय समाज था वो राजा महाराजाओं में, गरीब जनता में, हकीम में बटा हुआ था। जो उच्च वर्ग था, जो सामंत वर्ग था, वो सामान्य जनता की असुविधाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, ना ही उनकी उन्नति में कुछ सहयोग करता था। राजा महाराजा जो थे वो अपनी झूठी गप सप में, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करते थे। जो वैद्य चिकित्सक थे वो कुछ सरकारी काम करते थे और बाकी समय अपना मनोरंजन में क्या करते थे, व्यतीत करते थे। तो अब कौन बचा जिसके पास समय पिछड़े हुए भारतीयों के लिए हो? वही मसल थी, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे, एक समय भारत आर्यावर्त कहलाता था। आर्य जातियां यहाँ सबसे पहले आई और इसीलिए जो भारत था वो आर्यावर्त कहलाता था। तो सबसे पहले जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आए, बसे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाओ। तो जो आर्य थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था लागू कर रखी थी और वर्ण व्यवस्था के अनुसार उन्होंने समाज को 4 वर्णों में क्या कर रखा था, जो है बांट रखा था। तो जो ब्राह्मण थे, राजा थे, उनके जिम्मे जो काम था कि देश में नाना प्रकार माने अनेक प्रकार की विद्या और नीतियों का क्या करें, प्रसार करें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या, प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा। वर्ण व्यवस्था बच्चों आपने जो है पहले पढ़ी होगी कि हमारा भारतीय समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्यों विभक्त था? क्योंकि समाज में सभी मनुष्य एक समान नहीं होते। जिनमें ज्ञान की प्रधानता थी उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जिनमें बल की प्रधानता थी वो क्षत्रिय कहलाए, प्रखर बुद्धि जिनकी थी वो वैश्य कहलाए और जो इन सब से रहित थे वो शूद्र कहलाए। परंतु ये इस वर्ण व्यवस्था में जो विकार उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न हुआ मध्य युग में। पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी,
परंतु बाद में यही वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित हो गई कि ब्राह्मण कुल में यदि मंदबुद्धि बालक भी उत्पन्न हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाया। तो यहाँ पर भारतेंदु जी ने इसी बात की क्या की चर्चा की। तो समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था वो किसके जिम्मे था? ब्राह्मणों और राजाओं के जिम्मे था। क्यों? क्योंकि यह जो थे ज्ञान में श्रेष्ठ थे और इनका कार्य था समाज में ज्ञान को फैलाना। परंतु सबसे ज्यादा जो निकम्मापन था, आलसीपन था, वो इन्हीं को क्या किया, इन्हीं में सबसे ज्यादा पाया जाने लगा। इन्हीं को निकम्मेपन ने सबसे ज्यादा घेर लिया। और आज भी भारतेंदु जी का कहना है कि यदि आज भी यह सचेत हो जाएं तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या, प्रत्येक क्षण क्या कर सकता है? बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। परंतु विडंबना कि इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा निकम्मेपन ने क्या कर लिया? घेर लिया। बच्चों आते हैं अगले पैराग्राफ पे। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। लाज मतलब लज्जा, कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी, उनसे उन ग्रहों को भेद करने पर भी वही गति ठीक आती है। इनको लाज नहीं, भारतेंदु जी का कहना है कि इन ब्राह्मणों को, इन राजाओं को लाज नहीं आती कि जब हमारे पूर्वज साधन से हीन थे तो उन्होंने पर्ण कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से क्या किया? तारा ग्रह की जो स्थिति लिखी, जो दूरी लिखी, आज भी वह उतनी ही सत्य है और उतनी ही सत्य बैठती है जब हम 16 लाख रुपए द्वारा निर्मित दूरबीन से उनको देखते हैं तो वो दूरी जो उन्होंने आकलन की थी वो आज भी वैसी की वैसी ही निकलती है। उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति के लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बनकर रहे हैं। बच्चों इस बात को समझ लीजिए, निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी कहलाती है नगर निगम की कूड़ा फेंकने की गाड़ी। जिस तरह नगर निगम की कूड़ा फेंकने की जो गाड़ी होती है उसमें सभी लोग क्या करते हैं? कूड़ा और करकट डालते हैं। उसी तरह हम भारतीय जो है निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए हैं, नगर निगम की कूड़ा फेंकने की गाड़ी बनकर रह गए। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को तुच्छ मानकर उसका परित्याग करते जा रहे हैं और पराया जो कचरा है उसको क्या करते जा रहे हैं? श्रेष्ठ समझकर उसको अपनाते चले जा रहे हैं। इसीलिए जो कुछ भी कूड़ा और कचरा है संस्कृति के नाम पर, वह सब कहाँ फेंक दिया जाता है? हिंदुस्तान में फेंक दिया जाता है। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही। इस समय ये जो समय है वो कैसा है कि उन्नति की घोड़ों की दौड़ हो रही। जैसे घोड़ों की दौड़ होती, वैसे ही राष्ट्र जो हैं वो उन्नति की क्या कर रहे हैं? दौड़ कर रहे हैं। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जा रहे हैं। सब जो हैं उन्नति के मार्ग पर जो है तेजी से दौड़ते चले जा रहे हैं। सबके जी में यही आता है कि पाला हम ही छू ले। सबको लगता है कि उन्नति का जो शिखर है उसे हम ही क्या कर ले? छू ले। उस समय हिंदू कठियावाड़ी माने काठ माने लकड़ी के। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते। उस समय हिंदुस्तानी घोड़े जो किसके बन चुके हैं? लकड़ी के बन चुके हैं, निर्जीव पड़ चुके हैं, वो खड़े खड़े केवल अपने टाप से, अपने पैरों से क्या करते हैं? मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं होती। जापान जैसा विषम परिस्थितियों वाला देश, जहाँ कब भूकंप आ जाए पता नहीं है, उन जापानी टट्टुओं को भी उन्नति के मार्ग पर दौड़ते हुए देखकर इन हिंदुस्तानी काठ के घोड़ों को लज्जा
नहीं आती कि इनके पास सभी सुख सुविधाएं साधन संपन्न होने पर भी यह उन्नति की मार्ग में दौड़ नहीं रहे हैं। आज भी दौड़ने का केवल क्या कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। बच्चों आ रहा होगा समझ में? यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा, यह समय उन्नति का समय है। यदि इस समय हम पीछे रह जाएंगे फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। भारतेंदु जी का मानना है कि ये जो उन्नति की बरसात है, इस उन्नति की बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्तीपन का, आलसीपन का, निकम्मेपन का छाता लगा है और आंखों में क्या बंधी हुई है, मूर्खता की पट्टी बंधी हुई है, उन पर ईश्वर का ही क्रोध कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्र ने कहा कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। लेखक कहते हैं कि मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम इस विषय पर बोलो या इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, भागवत का एक श्लोक उद्धृत करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णहारम। फिर से सुन लीजिए बच्चों, भागवत का जो श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभः स्वतरेतिम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। अर्थात भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही 10